नमस्कार साथियों। 12th के सभी विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की अग्रिम बधाई। आप बहुत मेहनत से और एक एक पेज और तेज़ गति से कोर्स को पूर्ण करते हुए उसकी तैयारी में जुटें और फिर जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट जाता है उस पर पूरा ध्यान दें। आपके पास जो गैप है 10 से 12 दिन का हिस्ट्री का, उसमें आप ये सारी क्लासें 2-2, 3-3 बार फटाफट अपने घर पर कोई भी परिवार के सदस्य के पास फ़ोन है तो उनसे लेकर के और आप ये क्लासें फटाफट देखें। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो इसी कोर्स में से आपका ये जो कोर्स है आर्ट्स का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कुछ करंट जीके, लैंग्वेज, ग्रामर, इन्हीं में से आपका जो CUT का एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो आपको बोर्ड की परीक्षा की अग्रिम बधाई। अब हम बात कर रहे हैं आज दूसरे पार्ट की। अपना जो हिस्ट्री फर्स्ट प्राचीन भारत का है उसमें दूसरा पार्ट है, उसकी बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट का नाम क्या है? राजा किसान नगर। दूसरे पार्ट का नाम है राजा किसान नगर। लेकिन विद्यार्थियों, दूसरे पार्ट तक पहुंचने के लिए हमें पहले पार्ट से जुड़ करके आगे बढ़ना होगा, तब हमें दूसरा पार्ट समझ में आएगा। जैसा कि पहले पार्ट में हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम था, कुल समय था वो था 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व, ये समय था, ये कालक्रम था। ईसा पूर्व का कालक्रम घटते क्रम में होता है। इसी निमित्त हम देखते हैं कि जैसा कि ये पहला बिंदु लिखा हुआ है राजा, यह राजा का मतलब है प्राचीन भारत का राजनीतिक जीवन, राजनीतिक इतिहास। अब प्राचीन भारत का जो राजनीतिक इतिहास है, वास्तव में जो राजनीतिक इतिहास प्राचीन भारत का शुरू होता है वो होता है 600 ईसा पूर्व में। कब होता है? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। तो इसके बीच की काल अवधि, यानी हम देख रहे हैं कि 1300 से 600, 1300 से 600 ईसा पूर्व का काल है। ये काल कौन सा काल रहा है? जो बीच का काल माना गया है। तो ये जो काल रहा है ये, यानी जैसे ही हड़प्पा का जो उत्तर हड़प्पा का काल है, हड़प्पा समाप्ति और था उत्तर हड़प्पा, उसके बाद में एक नई सभ्यता, नई संस्कृति का विकास हुआ, नई सभ्यता का विकास हुआ, नई सभ्यता जिसको हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता को यदि कालक्रम की दृष्टि से देखें तो वैदिक सभ्यता के दो भाग हैं। पहला भाग है वैदिक सभ्यता का जिसका नाम है ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक नाम इसलिए है क्योंकि इनकी जानकारी का स्रोत आर्यों का जो प्रथम ग्रंथ है ऋग्वेद वही है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक। इसका समय कितना है? इसका जो समय माना जाता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और उसके बाद दूसरा भाग है जिसका नाम है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। इसका समय कितना है? 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। तो ये काल कौन सा है? वैदिक सभ्यता का काल है। वैदिक सभ्यता के दो भाग है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक का भाग है 1000 से 600 ईसा पूर्व। अपना जो पाठ शुरू हो रहा है वो हो रहा है 600 ईसा पूर्व से, यानी ये राजा बिंदु लिखने का मतलब है प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। और प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास है वो शुरू होता है जनपद काल या महाजनपद काल। महाजनपद काल या फिर जनपद काल। महाजनपद काल, जनपद काल की शुरुआत कब होती है? वैदिक काल के बाद, यानी इस वैदिक पीरियड के बाद, यानी 600 ईसा पूर्व में होती है। तो ये जो दूसरा आपका पार्ट है, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी
600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी यानी 1200 वर्षों का प्राचीन भारत में 1200 600 ईसा पूर्व घटते क्रम में 600 बढ़ते क्रम में यानी 1200 वर्षों का जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो हम इस लेसन में पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें जो प्राचीन भारत के जो राजवंश है वो सब इसमें आएंगे। 1200 वर्षों में जो भी राजवंश है वो इस पाठ में पढ़ेंगे। यानी आप समझ गए होंगे राजा बिंदु का मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारत का जो 1200 वर्षों का राजनीतिक इतिहास है उसको हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। दूसरा बिंदु क्या है? किसान है। दूसरा बिंदु किसान है। तो यहाँ आर्थिक जीवन, ये कौन सा जीवन है? प्राचीन भारत का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन देखिए, पहले पार्ट में हड़प्पा सभ्यता जिसको हम सामाजिक जीवन कहते थे उसको पढ़ा है। राजा यानी राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। किसान यानी आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन का मतलब क्या है? आर्थिक जीवन का मतलब है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के मध्य किस तरह से कृषि बस्तियों का विकास हुआ, किस तरह से कृषि का विकास हुआ, किस तरह से गंगा घाटी यानी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात की है, उस सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के गंगा नदी घाटी क्षेत्र तक किस तरह से कृषक बस्तियों का विकास हुआ और किस तरह से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और किस तरह से कृषि के उत्पादन के वृद्धि की वजह से चारागाह विकसित किए गए। बड़े बड़े चारागाह थे, उन चारागाह भूमियों को कृषि भूमियों में बदल दिया गया। तो यहाँ हम आर्थिक जीवन में 6ठी शताब्दी 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईस्वी के बीच का जो काल है इसमें हम किसानों की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे, कृषि व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा बिंदु क्या है? नगर है। नगर का मतलब ये हुआ कि जो प्राचीन हड़प्पा काल के नगर थे वो नगर लुप्त प्राय हो गए, नए नगरों का उदय हुआ। 6ठी शताब्दी में नए नगरों का उदय हुआ है। इसको हम दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं, वैदिक काल की दूसरी नगरीय क्रांति मानते हैं। पहली नगरीय क्रांति कब हुई है? पहली नगरीय क्रांति हुई हड़प्पा सभ्यता के काल में। तो जो नवीन नगरों का उदय हुआ है वैदिक काल में, उन वैदिक काल के बाद जो राजनीतिक जीवन में के काल में यानी 1200 वर्षों के काल में जो नगर, नए नगरों का उदय हुआ, नए नगरों का व्यापार, नए नगरों की आर्थिक स्थिति, नए नगरों के लोगों का जीवन, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। यानी यह इस पाठ के 3 बिंदु है, एक राजा, एक किसान, एक नगर। अब बात ये रही कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग इसमें क्या सीखेंगे। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि राजा वाले बिंदु में बहुत सारे राजवंशों के संबंधित सवाल है जिनको हम गहराई से अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा पोर्शन यही है कि कौन कौन से प्राचीन भारत के राजवंश है, यानी जनपदों से लेकर के और आगे 16 महाजनपद से लेकर के 16 महाजनपद में कौन सा जनपद शक्तिशाली जनपद बना है और उसके बाद के जनपदों में किस तरह से राजवंशों का उदय हुआ है और कौन से राजवंश सबसे प्रसिद्ध रहे, कौन से राजवंशों की शासन पद्धति है वो सबसे अच्छी रही है, उनके बारे में हम यहाँ इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो उसकी दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और नगरों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साक्ष्य नगरों के जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मृदबान साक्ष्य है और वहाँ के व्यापार के बारे में है, व्यापार की जो श्रेणियाँ निगम बने हैं उसके बारे में है। ये सब हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय में। तो आइए हम इस दूसरे पार्ट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं, एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। देखिए पहला सवाल, पहला सवाल है ऋग्वेद का लेखन किया गया। देखिए ऋग्वेद का लेखन कहाँ पर किया गया? जैसा कि आपका पहला जो पेज है, पाठ का पहला पेज है, प्रथम पेज है, उसमें कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद क्या स्थिति हुई भारत की। एक तो ये भारत का क्षेत्र है, इसको दक्खन का पठार कहा गया, दक्खन भूमि कहा गया, दक्खन भूमि कहा गया, दक्खन भूमि। दूसरा उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र कहा गया, मैदानी क्षेत्र कैसा? एक तो सिंधु नदी का भाग, एक सिंधु नदी का भाग, दूसरा गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है, इसको उपत्यका कहते हैं, उपत्यका क्षेत्र। यानी इन नदियों के क्षेत्र के बीच में, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है
कि इन नदी क्षेत्रों के बीच में धीरे धीरे कृषक बस्तियां हैं वो आगे बढ़ी, गंगा घाटी की ओर आगे बढ़ी, और गंगा की एक सहायक नदी है गंडक नदी, वहां तक कृषक बस्तियों का विकास हुआ। यानी सिंधु और गंगा नदी के बीच के क्षेत्र में एक नई सभ्यता विकसित हुई जिसको वैदिक सभ्यता कहा गया। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता नाम क्यों है? वैदिक सभ्यता नाम वेद से बना है। वेद शब्द का निर्माण विद शब्द से हुआ है। विद का अर्थ है जानना, जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो मनीषियों ने क्या किया, ऋषि मुनियों ने क्या किया, प्राचीन काल में प्रकृति के बारे में जो ज्ञान की बातें थी वो इनमें संग्रहित की गई। और सबसे पहला वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद ऋग्वेद शब्द जो है वो निर्माण हुआ है ऋत तत्व से। एक तत्व है ऋत तत्व, सृष्टि का कल्याण करने वाला, सृष्टि का निर्माण करने वाला एक तत्व माना गया जिसको ऋत तत्व कहा गया, और उसी के नाम से ऋग्वेद माना गया। ऋग्वेद प्रारंभ में इन वैदिक सभ्यता का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। और वैदिक सभ्यता के जनक किसको माना जाता है? वैदिक सभ्यता के जनक माना जाता है आर्यों को। देखिए, आर्य शब्द कोई जाति से संबंधित नहीं है, आर्य शब्द कोई रंग से संबंधित नहीं है। आर्य शब्द का अर्थ ही है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। यानी ये गुणवाचक शब्द है। ध्यान रखिए, कभी भी भविष्य में पूछ लें कि आर्य शब्द जातिवाचक है या गुणवाचक है, तो आर्य शब्द गुणवाचक है, ये ध्यान में रखना है। तो आर्य सभ्यता का विकास होता है, और आर्य सभ्यता का विकास होता है सो इस बीच के इलाके के क्षेत्र में क्या होता है? बीच के इलाके के क्षेत्र में ऋग्वेद का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिए, ऋग्वेद, गंगा घाटी दूर है, उत्तर वैदिक काल में गंगा घाटी तक हम पहुंचते हैं। वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में हम गंगा घाटी तक नहीं पहुंचते हैं। सिंधु घाटी नदी और उसके उप क्षेत्र तक हम सीमित रहते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ऋग्वेद का लेखन किया गया, तो अपना ऑप्शन राइट क्या होगा? सिंधु घाटी उपनद क्षेत्र। सिंधु घाटी उपनद क्षेत्र। सिंधु घाटी उपनद क्षेत्र में क्या आता है? सिंधु घाटी उप क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र आता है? पंजाब आता है। पंजाब। पंजाब में कितनी नदियां हैं? 5 आब बने। कितने आब बने? आब उप से उब आ गए, 5 आब का मतलब है यहाँ पे 6 नदियां हैं। यानी यहाँ पे कौन सी है? चिनाब है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, सतलज है, झेलम है, झेलम, और कहीं कहीं पर गंडक नदी भी मानते हैं। तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका माना जाता है, इन नदी क्षेत्र का इलाका माना जाता है, ये पंच नद क्षेत्र माना जाता है। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाब के क्षेत्र में, अगर क्षेत्र पूछेंगे ऋग्वेद की रचना का तो पंजाब के क्षेत्र में, और अगर नदी घाटी क्षेत्र पूछेंगे तो सिंधु नदी घाटी उपनद क्षेत्र। इसके बाद गंगा नदी घाटी उप क्षेत्र आता है। तो ये ध्यान रखिए, इस प्रश्न का उत्तर है बी, सिंधु घाटी उपनद क्षेत्र। आपकी किताब में एनसीईआरटी में पहले पेज पर यह बात लिखी हुई है। क्या गंगा घाटी उपनद क्षेत्र है? नहीं, गंगा घाटी उपनद क्षेत्र नहीं है। सिंधु नदी। क्या हिमालयन तराइन क्षेत्र है? नहीं, हिमालयन नहीं है। क्या मध्यवर्ती मैदान का क्षेत्र है? मैदान का नहीं है। इसके अलावा दक्कन का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है। दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन का क्षेत्र, जब उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था, देखिए वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था, तो वैदिक सभ्यता को हम किसी धातु से जोड़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता को हम लोह धातु से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? लोह धातु से जोड़ते हैं। यानी वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित होने वाला धातु कौन सा है? लोह धातु है। तो जब उत्तर भारत में लोहा प्रयोग में लिया जा रहा था, यानी लोहे के फाल युक्त हलों का प्रयोग किया जा रहा था, उस समय दक्षिण भारत में क्या था? दक्षिण भारत में जो लोग रह रहे थे वो बड़ी बड़ी शिलाओं के, यानी महाशिलाओं के समाधियां बना रहे थे। महाशिलाओं की समाधियां बना रहे थे। समाधान की पद्धति में परिवर्तन आ गया था। पहले समाधान गर्तों में थे, यहाँ गर्तों में नहीं है, यहाँ चौकियां बना करके ऊपर भी है, लेकिन बड़ी बड़ी उनके ऊपर शिलाएं रखी जाती है। लेकिन शिलाओं के साथ साथ देखिए हड़प्पा सभ्यता में तो समाधान में ताम्र धातु के अंश मिले, तांबे की वस्तुएं वगैरह, दर्पण वगैरह ये। लेकिन यहाँ पर जो दक्कन के क्षेत्र में है, यहाँ दफनाने की पद्धति में लोह धातु मिले हैं, लोहे की सामग्री। यहाँ पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं, लेकिन लोहे की सामग्री इन समाधियों के साथ में मिली है। इससे इतिहासकार ये कह रहे हैं कि जब उत्तर भारत में वैदिक सभ्यता थी, उस समय दक्षिण भारत में एक सभ्यता थी, उसका नाम है महापाषाण सभ्यता। महापाषाण सभ्यता। विद्यार्थियों विशेष बात ध्यान देंगे, पाषाण का मतलब ये है कि इसका पाषाण काल से कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखिए।
पाषाण काल बहुत पहले हैं। पाषाण काल के तो 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। पाषाण काल के बाद ताम्र युग आता है, ताम्र सभ्यता से संबंधित है। ताम्र सभ्यता के बाद में फिर सभ्यताओं का विकास होता है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता होती है। हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता आती है, और वैदिक सभ्यता के समकालीन ये महापाषाण काल है, तो दक्षिण के क्षेत्र में, यानी इसका पाषाण सभ्यता से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। देखिए, उत्तर भारत में कृषक बस्तियों के साथ दक्षिण और दक्षिण में निम्न में से कौन सी बस्तियां विकसित हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उत्तर भारत में जब कृषक बस्तियों का विकास हुआ था, उत्तर भारत में जब, यानी भारत के मानचित्र में हम देखते हैं तो उत्तर भारत में क्या है? वैदिक काल। कौन सा काल है? वैदिक काल। वैदिक काल। और इस वैदिक काल में मैदान है, इधर सिंधु का मैदान है, इधर सिंधु है, और इधर गंगा घाटी है, गंगा घाटी। जब इस मैदान में कृषक बस्तियां विकसित हुई, कौन सी बस्तियां? कृषक बस्तियों का विकास हुआ। कृषक बस्तियों का विकास हुआ। कृषक बस्तियों का विकास क्यों हुआ? कृषक बस्तियों के विकास होने से क्या परिवर्तन हुआ, वो हमें देखना है। कृषक बस्तियों का विकास क्यों हुआ? एक तो लोहा आने से, लोहे के फाल युक्त हलों का प्रयोग, हलों का प्रयोग। दूसरा क्या है? कृषि तकनीकी में परिवर्तन। इससे क्या हुआ? कृषि टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीकी, हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं। इससे कृषि तकनीकी में परिवर्तन देखा गया, बहुत सारा कृषि तकनीकी में परिवर्तन हुआ, लोहे के फाल युक्त हलों का प्रयोग हुआ। यहाँ पर एक और तरीका अपनाया गया है, यानी पहली जो फसल है जिसको हम धान कहते हैं, धान का मतलब है चावल। पहली फसल कौन सी है? धान या चावल। धान या चावल। देखिए, यदि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से अल्प मात्रा में परिचित थे, लेकिन यहाँ पर लोग हैं वो धान से अत्यधिक मात्रा में परिचित थे। ये धान की रोपाई में वृद्धि की गई, धान की रोपाई में वृद्धि की गई, यानी अब ये चावल की खेती है वो अच्छे तरीके से करने लगे। इससे क्या है? जंगलों को साफ किया गया और खेती की जाने लगी। ये स्थितियां थी कहाँ? उत्तर भारत में। इस समय दक्कन ट्रिप का क्षेत्र है, दक्कन का क्षेत्र। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे चारावाह बस्तियों का विकास हुआ, चारावाह बस्तियों का विकास हुआ। यहाँ पे कौन सी बस्तियां विकसित हुई? चारावाह बस्तियां। पशुओं को चराने के लिए चारावाह बस्तियों का विकास हुआ। तो कौन सी बस्तियां? कृषि लघु बस्तियां, चारावाह बस्तियां, उपनगरीय बस्तियां, आदिम बस्तियां नहीं, चारावाह बस्तियों का विकास हुआ। कौन सी बस्तियों का विकास हुआ है? चारावाह बस्तियों का विकास हुआ। विद्यार्थियों, अभी भी आप दूसरे पार्ट के पहले पेज पर ही है और पहले पेज से ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस काल में संवादान प्रणालियों में शव के साथ लोहे के उपकरण और हथियार दफनाए गए? अभी आपको बताया मैंने कि जो उत्तर भारत का काल है, फिर बता देता हूं। उत्तर भारत में क्या है? मैदान है। मैदान में कौन सी सभ्यता विकसित हो रही है? वैदिक सभ्यता। कौन सी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता किसका प्रयोग कर रहे हैं? किस धातु का प्रयोग कर रही है? लौह धातु का। लौह धातु। जब वैदिक सभ्यता उत्तर भारत में लौह धातु का प्रयोग कर रही है, तो दक्कन के क्षेत्र में क्या स्थिति है? दक्कन के क्षेत्र में भी क्या है? लोहे का प्रयोग हो रहा है। लौह धातु प्रयोग में, लौह धातु, इसका मतलब ये इसके समान है। लेकिन यहाँ जो संवादान है, संवादान की प्रणाली है, जो हड़प्पा की संवादान की प्रणाली थी, उस संवादान की प्रणाली में और इसमें बहुत अंतर आ गया। यानी अब संवादान की प्रणाली में क्या है? पत्थरों की बड़ी शिलाओं का प्रयोग किया गया। शिलाओं का प्रयोग ये अलग अलग है। कोई छतरी नुमा शिलाएं रखी गई, कोई यूँ एक चबूतरे नुमा रखी गई, कोई गोलाकार पत्थर रख के उसके ऊपर रखी गई, लेकिन ये बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। इसलिए इस काल को क्या कहा? महापाषाण काल कहा गया। अब देखिए, संवादान में परिवर्तन हो गया। किस काल के संवादान प्रणालियों में शव के साथ लोहे के उपकरण और हथियार दफनाने की प्रणाली की जानकारी मिलती है? तो कौन सा काल है? महापाषाण काल है, ये ध्यान में रखना है।
कौन सा काल है? महापाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल नहीं है, वैदिक काल नहीं है, पाषाण काल नहीं है। कौन सा काल है? महापाषाण काल है। ये ध्यान में रखना है। किसके समकक्ष है महापाषाण काल? वैदिक सभ्यता के समकक्ष है। ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, सर्वप्रथम ब्रह्मी खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। अब देखिए, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि हम गहराई से देखें तो वैदिक काल के बाद, किसके बाद? वैदिक काल के बाद। किसके बाद? वैदिक काल के बाद। अब वैदिक काल के बाद क्या हुआ? वैदिक काल के बाद क्या हुआ वो हम नए पेज से आगे बात कर रहे हैं। वैदिक काल के बाद में एक नया काल आता है जिसको हम जनपद काल कहते हैं। जनपद काल कब होता है? जनपद काल का विकास 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। कितने जनपद होते हैं? 16 जनपद होते हैं। 16 जनपद, जनपद या महाजनपद, महाजनपद, जिसका उल्लेख हमें किस में मिलता है? जैन और बौद्ध साहित्य में। जैन और बौद्ध साहित्य में उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में से सबसे प्रसिद्ध जनपद, इन 16 महाजनपदों में से सबसे प्रसिद्ध जनपद कौन सा था? मगध जनपद। मगध जनपद कहाँ पे था? पटना, बिहार। पटना, बिहार में एक जनपद था मगध जनपद, जिसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगाह थी। राजगाह या राजगृह थी। राजगृह थी। यहां पर स्थायी राजवंशों का विकास हुआ। सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि यहाँ वृद्रथ एक वंश था, उसका विकास हुआ। वृद्रथ वंश का विकास हुआ। उसके बाद यहां पर हर्यक वंश का विकास हुआ। हर्यक वंश के प्रसिद्ध शासक हुए बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके बाद यहां पे एक नया राजवंश आया जिसको शिशुनाग वंश कहा गया। शिशुनाग वंश कहा गया। फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व या तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व मान लीजिए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे देखो घटते क्रम में ईसा पूर्व होता है, एक राजवंश आता है जिसको मौर्य वंश कहा गया। क्या कहा गया? मौर्य वंश कहा गया। मौर्य वंश। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहयोग से इन्होंने राज्य स्थापित किया था? विष्णुगुप्त चाणक्य विष्णुगुप्त। सारी बातें आगे हम करेंगे। तो विष्णुगुप्त चाणक्य के सहयोग से इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, वो कौन थे? बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पौत्र थे। पहले शक्तिशाली सम्राट अशोक ऐसे हुए जिन्होंने अपने समस्त आदेश, सभी आदेश किस पर जारी किए? कठोर आवरण धातु या पत्थरों पर जारी किए। पत्थरों पर, जिसको क्या कहते हैं? हम अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। इन अभिलेखों की लिपियां भी थी, भाषाएं भी थी। लिपियां भी थी और भाषाएं भी थी। तो यहां पर इनकी जो लिपियां हैं वो 4 लिपियां मानी गई। एक तो ब्रह्मी लिपि, एक खरोष्ठी लिपि,
एक आरामाइक लिपि, आरामाइक लिपि, एक यूनानी लिपि, यूनानी लिपि। तो ये 4 लिपियां हैं। अब इन लिपियों को पढ़ने का जो प्रयास किया, वो प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने किसको पढ़ा है? ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ा है, पहली बार पढ़ने का प्रयास किया है। कब? 1837 में। वो विद्वान कौन है? सवाल ये पूछा गया है। तो वो विद्वान है जेम्स प्रिंसेप। कौन है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप पहले व्यक्ति है जिन्होंने 1837 में एक ब्रह्मी लिपि का, अशोक का अभिलेख है वो पढ़ा, जिसको मास्की का अभिलेख कहते हैं, मास्की और गुर्जरा का अभिलेख। और उसमें एक शब्द पढ़ा जिसका नाम है पियदर्शी। ये पियदर्शी का अर्थ है प्रियदर्शी, यानी क्या नाम है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी किसको कहा गया है? बोर्ड का सवाल है। सम्राट अशोक को कहा गया है प्रियदर्शी। हिंदी अर्थ क्या है? मनोहर मुख आकृति वाला, मनोहर मुख आकृति वाला, आकृति वाला राजा, ये बात कही गई। तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय किसको है? जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक राजवंशों का थोड़ा क्रम है वो ध्यान रखेंगे। मगध के अंदर पहला राजवंश कौन सा था? मगध में शक्तिशाली राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश के शक्तिशाली राजा कौन थे? बिंबिसार और अजातशत्रु। उसके बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद आया आपके, शिशुनाग वंश के बाद मौर्य वंश सीधा नहीं आता है, बीच में नंद वंश आता है। कौन सा वंश है? नंद वंश। ये भी विशेष ध्यान रखना है। नंद वंश के राजा कौन थे? घनानंद, घनानंद, घनानंद। अताताई तुर्क। इससे पहले महापद्मनंद थे, महापद्मनंद थे, शक्तिशाली राजा थे। उसके बाद विलासी राजा हुई। कौन? घनानंद। घनानंद को आताताई शासक माना गया, घनानंद को आताताई शासक कहा गया। तो घनानंद का अंत करके किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से घनानंद का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 321 ईसा पूर्व में। कब की थी? 321 ईसा पूर्व में। ये ईसा पूर्व घटते क्रम में, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ईसा पूर्व घटते क्रम के मतलब क्या हुआ? ये तीसरी शताब्दी हो गई। कौन सी? तीसरी शताब्दी। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से की है। घनानंद का अंत करके घनानंद नंद वंश के शासक थे। तो ये बातें आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? जैन और बौद्ध साहित्य में है। 16 में सबसे शक्तिशाली कौन सा है? मगध जनपद है। मगध वर्तमान में कहाँ है? पटना में है। पटना किसकी राजधानी है? बिहार की है। ये बोर्ड ने सवाल पूछा है। अशोक किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का शासक है। अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक ने सारे आदेश, ये भी सवाल पूछा है कि वह कौन सा शासक था जिसने अपने समस्त राजकीय आदेश पत्थर की पट्टिकाओं पर जारी किए हैं? बोर्ड ने सवाल पूछा है। और उसमें से कौन है? सम्राट अशोक है। तो ये भी ध्यान में रखना। अशोक के अभिलेख जिनके कई प्रकार है, जिनको महाशिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, इन नामों से जानते हैं, तो उनको पढ़ने का जो प्रयास किया है सबसे पहले किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने का प्रयास किया। और एक शब्द पढ़ा प्रियदर्शी, जिसको हम प्रियदर्शी कहते हैं, मनोन्मुख आकृति वाला राजा। ये भी पूछा गया है प्रियदर्शी शब्द किसके लिए है? प्रियदर्शी शब्द सम्राट अशोक के लिए है। अशोक के अभिलेखों की लिपियां कितनी हैं? 4 लिपियां हैं, ब्रह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी। इसमें ब्रह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखिए थोड़ा सा हम एक और बात कर लेते हैं बीच में। देखिए बीच में क्या बात करते हैं? 16 महाजनपद की। 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद में हमें क्या याद रखना है? 16 महाजनपद के नाम याद रखने हैं विद्यार्थियों। अब 16 महाजनपद के नाम कैसे याद रखेंगे? देखिए मैं आपको बता रहा हूं, एक फॉर्मूला है, मैंने ही बनाया है। K फॉर m क्यूब a क्यूब v स्क्वायर GSPC, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को 2-3 बार दोहराना है, बोलना है, अपने आप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको
पहली जो क वर्ग है उसकी वर्णमाला की बारकड़ी लेनी है। क आता है, क आता है, पहले क्या आता है? क। क, उसके बाद क्या आता है? का आता है, उसके बाद क्या आता है? कु आता है, उसके बाद क्या आता है? को आता है। अब देखिए, अब के पर कितने हैं? के पर 4 है। 1 2 3 4। कौन से हैं? पहला कंबोज, कंबोज। दूसरा काशी, काशी। तीसरा कुरु, कुरु। चौथा कौशल, को माने कौशल। देखिए कितने जनपद हो गए? 4 जनपद हो गए। किस पर हो गए? के पर। अब देखिए एम, एम पर, एम पर। अब देखिए एम पर, एम पर हमें देखने हैं कितने हैं? एम पर 3 हैं। तो देखिए, 1 मल, मल। 2 मत्स्य, मत्स्य। 3 मगध, मगध। ये एम पर 3 है। ए पर भी कितने हैं? ए पर 3 है। कौन कौन से देख लीजिए? अवंती, अवंती। अस्मक, अस्मक। अंग, अवंती, अस्मक, अंग। देखिए 4, इसको नंबर चेंज कर लेते हैं अपन, नंबर हिसाब क्रम से ही रखते हैं। देखिए कितना हो गया? 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। अब देखिए आगे वी पर। वी क्या है? वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है। कितने हैं? 2। वजी और, वजी और वत्स है, वजी और वत्स। 10 11 और 12, ये वजी और वत्स है, 11 12। उसके बाद में क्या है? जी पर गांधार, जी पर क्या है? गांधार, गांधार। उसके बाद क्या है? एस पर क्या है? सूरसेन, सूरसेन। उसके बाद क्या है? पी पर क्या है? पी पर पांचाल, पांचाल। और सी पर क्या है? चेदी, चेदी। अब देख लीजिए 10 हो गए, 11 12, ये हो गए 13, ये हो गए 14, ये हो गए 15, ये हो गए 16। ये 16 जनपद है। आपको 16 जनपदों के नाम याद रखने हैं। के फॉर एम क्यूब, ए क्यूब, वी स्क्वायर, जी एस पी सी। के फॉर एम क्यूब, ए क्यूब, वी स्क्वायर, जी एस पी सी। के फॉर का मतलब है क पर 4 है। कौन से है? तो क, का, कु, को, इतना याद रखना है। क मतलब कंबोज, का मतलब काशी, कु मतलब कुरु, को मतलब कौशल। उसके बाद M3 यानी एम पर 3 है मल मत्स्य मगध, ए पर 3 है अवंती अश्मक अंग, वी पर 2 है वजी और वस। उसके बाद गांधार, सूरसेन, पांचाल और चेदी। ये 16 महाजनपद है। हमें 16 महाजनपदों के नाम भी याद रखने हैं विद्यार्थियों, और परीक्षा में जाने से पहले इन 16 महाजनपदों का मानचित्र जो है आपकी किताब में दिया हुआ है उसको आप देख करके ही जाएं। अब मैं थोड़ा मानचित्र में आपको 16 महाजनपदों के बारे में बता देता हूं। जैसा कि ये भारत का मानचित्र है, इसमें देख लीजिए, थोड़ा अपन इस मानचित्र को साफ कर लेते हैं। ये हो। अब अपन थोड़ा इसको माइंड मैप थोड़ा एक कलर्ड में ले लेते हैं मानचित्र को। हाँ, कलर्ड में ले लेते हैं। देखिए
देखिए ये काल्पनिक मानचित्र। चलो अपन उसी में देख लेते हैं। देखिए ये काल्पनिक मानचित्र है। तो इस काल्पनिक मानचित्र में हमें ये 16 महाजनपद देखने हैं। देखिए पहला जनपद है सुदूर पश्चिमोत्तर। सुदूर पश्चिमोत्तर याद रखना है, पश्चिमोत्तर, सुदूर पश्चिमोत्तर, सुदूर पश्चिमोत्तर। सुदूर पश्चिमोत्तर में कौन सा है? कंबोज जनपद है, कंबोज जनपद, जिसकी राजधानी क्या है? हाटक है, हाटक, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में काशी, काशी उत्तर प्रदेश, काशी, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, वाराणसी, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। उसके बाद में क्या है? कुरु, कुरु किसके पास है? दिल्ली, जो दिल्ली है उसके पास कुरु है, दिल्ली को ही कुरु कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या रही है? इंद्रप्रस्थ रही है, इंद्रप्रस्थ राजधानी रही है कुरु जनपद। उसके बाद कौशल कहाँ है? कौशल यदि हम देखते हैं तो बिहार में है, कौशल, कौशल जनपद बिहार में है। तो ये सबसे इधर बिहार के उत्तरी क्षेत्र में नेपाल से लगता हुआ कौशल जनपद है। उसके बाद देखिए अगला जनपद किस पर है? एम पर है, मल है, मल, मल यहाँ भी है नेपाल के पास, ये इस क्षेत्र में मल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है मल। मत्स्य कहाँ है? राजपूताना या राजस्थान हम कहते हैं, राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य जनपद है। इसकी राजधानी भी याद रखना है, इसकी राजधानी है विराटनगर, विराटनगर। सबकी राजधानी याद रहे न रहे, लेकिन कुछ की राजधानी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मल मत्स्य मगध हो गया, ये है मगध, यहाँ पे ध्यान में रखना है मगध, मगध जो है वो बिहार में है, मगध बिहार में, जिसकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगाह थी। उसके बाद की राजधानी क्या थी? पटना, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, जिसका प्राचीन नाम पोलीबोथरा है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम पोलीबोथरा है, पोलीबोथरा है, और आधुनिक नाम पटना है, बिहार में है। सबसे प्रसिद्ध महाजनपद रहा, ये ध्यान में रखिए। अवंती, अश्मक, अवंती यानी अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में है अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, उज्जयनी, उज्जैनी, उज्जैनी, उज्जैनी है अवंती की राजधानी, ये ध्यान में रखना है। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, एकमात्र अश्मक जनपद है, जिसकी राजधानी है पोटन, पोटन या पोतनी, पोतनी। तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत वाला ध्यान रखना है। अंग जनपद, अंग कहाँ है? बिहार में है, यहाँ अंग, अंग जनपद है वो बिहार में है, अंग का भी ध्यान रखना है। उसके बाद में आता है आपके वजी, वजी एक संघ गणराज्य है, नेपाल और ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे वजी संघ गणराज्य है, वजी, वजी। उसके बाद है वत्स, वत्स उत्तर प्रदेश में है, वत्स जिसको हम आजकल अयोध्या कहते हैं, वत्स, वो वत्स है। उसके बाद है आपके वजी, गांधार पश्चिमोत्तर में, ध्यान रखिए गांधार, गांधार पश्चिमोत्तर में है, कहाँ पे? पाकिस्तान के इलाके में। इसकी दो राजधानियां हैं, एक पेशावर है, एक पेशावर जिसको पुरुषपुर कहते थे, क्या कहते थे? पुरुषपुर कहते थे, पुरुषपुर। दूसरी राजधानी तक्षशिला है, तक्षशिला, तक्षशिला ध्यान में रखिए, तक्षशिला और पुरुषपुर। पुरुषपुर है वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तक्षशिला है वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तक्षशिला विश्वविद्यालय यहीं पर था। तो ये ध्यान रखिए, गांधार जनपद की दो राजधानियां रही हैं। सूरसेन, सूरसेन जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा लगती है, पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर सूरसेन जनपद है, सूरसेन। सूरसेन जनपद में योधे वंश का राज था, योधे वंश, योधे वंश, कई परीक्षा में पूछा है, सूरसेन में जनपद में किस राजवंश? योधे वंश शासन करता था। पांचाल कहाँ है? ये झारखंड का जो क्षेत्र है, इधर यहाँ पे उत्तराखंड और ये जो क्षेत्र है काफ़ी ऊपर का इलाका, नेपाल से लगता हुआ, यहाँ पे है पांचाल जनपद, पांचाल, पांचाल, पांचाल जनपद, पांचाल जनपद भी काफ़ी प्रसिद्ध जनपद है।
उसके बाद है चेदी, ये उड़ीसा में है। चेदी जनपद कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो मोटे तौर पर आपको मानचित्र में कौन सा जनपद कहाँ पर है ये भी आना चाहिए, और साथ में जनपद कौन कौन से हैं इनके नाम भी याद रखना है, क्योंकि सवाल ये पूछते हैं, विशेषकर सीयूटी वाले ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा जनपद 16 जनपद में से नहीं है या है। ऐसा सवाल पूछते हैं तब जाके दिक्कत होती है, इसलिए 16 जनपदों के नाम याद रखने जरूरी है, और प्रमुख प्रमुख जनपदों की राजधानी याद रखना है। मगध की राजधानियां 2 है, याद रखना है। प्रारंभिक राजधानी राजगा है, और आधुनिक राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है, जिसको हम वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं। कई बार बोर्ड में पूछा है, मानचित्र में पूछा है। पटना बिहार की राजधानी रही है, बिहार के मानचित्र में इसको भरना है। ये विशेष रूप याद रखना। एक अस्मक याद रखना है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। एक पश्चिम उत्तर सुदूर में ध्यान में रखना है, कंबोज है। एक ध्यान में रखना है, गांधार जनपद है, जिसकी 2 राजधानी है, तक्षशिला और पुरुषपुर। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान में रखने हैं 16 महाजनपद। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में। जैन साहित्य कौन सा और बौद्ध साहित्य कौन सा? तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। देखिए, बौद्ध साहित्य जिसको निकाय ग्रंथ कहते हैं, इसमें अंगुत्तर निकाय है, और जैन साहित्य को हम आगम साहित्य भी कहते हैं, सूत्र साहित्य भी कहते हैं। सूत्र साहित्य में कौन सा है? भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं, और अंगुत्तर निकाय में भी इन 16 महाजनपदों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये विशेष रूप से 16 महाजनपद को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल, अधिकांश सिक्कों व अभिलेखों में पियदस्सी शब्द का शाब्दिक अर्थ है। पियदस्सी, पियदस्सी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रियदर्शी। हिंदी में ये क्या है? प्रियदर्शी, जिस पर हम काफ़ी अच्छी बात कर चुके हैं। प्रियदर्शी किसके लिए हैं? अशोक के लिए है। किसके लिए है? अशोक के लिए है। सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के लिए प्रियदर्शी है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोहर, मनोहर मुख आकृति वाला राजा। मनोहर मुख आकृति, आकृति वाला राजा, ये है। इसको पहली बार किसने पढ़ा है? प्रियदर्शी शब्द को किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा है। और कब पढ़ा है? 1837 में पढ़ा है इसे, और इसका अर्थ निकाला पहली बार। अब देखिए, अधिकांश सिक्कों और अभिलेखों में मुद्रा शास्त्र, सिक्कों को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र। और मुद्रा शास्त्र के अध्ययन को हम आर्कियोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, जिसके अंदर कई प्रकार के सिक्के आते हैं। सबसे पहले जो सिक्के आते हैं वो आहत सिक्के आते हैं, आहत मुद्रा आती है, आहत मुद्राएं। उसके बाद में लेख वाले सिक्के आते हैं, जिसको इंडो ग्रीक मुद्रा भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम हिंद यूनानी मुद्रा है। क्या है? हिंद यूनानी मुद्रा है। उसके बाद में जो सिक्के आए वो स्वर्ण सिक्के आए। कुषाण काल में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं आई। उसके बाद में गुप्त काल में अधिकतर जो है रजत यानी चांदी की मुद्राएं आई। चांदी की मुद्राएं, जो मैंने सूरसेन में योधे वंश बताया था, पश्चिमोत्तर में योधे वंश के शासकों ने ताम्र मुद्राएं भी जारी की। यदि किसी राजवंश के पास इतनी कीमती धातु नहीं है तो वो पोटीन मतलब शीशा, शीशे की मुद्राएं भी जारी की। ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं। शीशे की मुद्राएं किसने जारी की? सातवाहन वंश ने जारी की, सातवाहन वंश ने। तो मौर्य काल में जो मुद्राएं थी, सिक्के थी, जिनको कार्षार्पण के नाम से जानते थे, तो इस तरह की जो मुद्राएं हैं, सिक्के हैं, उन पर और अभिलेखों पर ये प्रियदर्शी शब्द आया है, जिसका अर्थ क्या है? मनोहर मुख आकृति। क्या है? मनोहर मुख आकृति। देखिए, प्रियदर्शी तो एक प्राकृत शब्द है। प्रियदर्शी का हिंदी नाम है प्रियदर्शी, अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है? मनोहर मुख आकृति वाला राजा, यानी ऑप्शन बी राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सामान्यतः अशोक के अभिलेखों की भाषा थी, देखिए, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत। सीधे शब्दों में भाषा प्राकृत थी। क्यों थी? क्योंकि अशोक के अभिलेखों की सर्वाधिक अभिलेख है, उनकी लिपि थी ब्रह्मी लिपि। देखिए, जो अशोक ने खरोष्ठी लिपि भी थी, खरोष्ठी लिपि भी थी। जो अशोक के भारत में
8 स्थानों पर, कितने स्थानों पर? 8 स्थानों पर 8 स्थानों पर जो 14 लेख, 16, 14 लेख मिले हैं। 14 लेख, वो 14 लेख का मतलब ये हुआ कि एक जैसे ये शिला थी उस पर ये पंक्तियां लिखी थी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 14 पंक्तियां लिखी थी। इन 14 पंक्तियों में एक समान आदेश जारी किए गए थे, एक समान आदेश। हालांकि बाद में कुछ बदले गए, 11 12 13 को बदला गया है, वो कलिंग उड़ीसा में थी, लेकिन मूल रूप से जो है उसमें एक जैसी समान पूरे भारत में ये 8 स्थान कौन से हैं वो हम एक थोड़ा देखते हैं। देखिए 8 स्थान कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो उड़ीसा के अंदर है धौली उड़ीसा के अंदर है। एक स्थान है महाराष्ट्र के अंदर सोपारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। धौली कहाँ है? उड़ीसा में है। एक स्थान है एरगुर्डी आपकी किताब में मानचित्र दिया हुआ है। एरगुर्डी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एक है गिरनार, कौन सा स्थान है? गिरनार कहाँ है? गुजरात में है। एक है मानसहरा, दूसरा है शाहबाज गड्डी। ये दोनों पाकिस्तान में है। एक पाकिस्तान के हजारा जिले में है, एक पाकिस्तान के पेशावर जिले में है। पेशावर में, भारत से बाहर दोनों हैं। और ये जो भारत से बाहर है ये खरोष्ठी लिपि में है। कौन सी लिपि में? खरोष्ठी लिपि में है। उसके बाद है जोगड़, ये भी उड़ीसा में है। जोगड़ उड़ीसा। एक कलसी है, कलसी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब देखिए कौन से कितने स्थान हो गए। मान लीजिए ये ले, पहला गिरनार, दूसरा धौली, तीसरा जोगड़, चौथा सोपारा, पांचवा एरगुर्डी, छठा कलसी, सातवां शाहबाज गड्डी, आठवां मानसहरा। ये 8 स्थान हैं। 8 स्थान किसके हैं? अशोक के महाशिलालेख के। महाशिलालेख एक सामान्य तौर पर अपने याद रखना है, बिल्कुल एक फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं। एक सीधा फॉर्मूला है। एक बच्ची है, आपकी बहन है धौली, जिसने 12वीं में बहुत अच्छी परीक्षाएं दी है, अच्छी परीक्षा हुई है, इसी वो आराम से तान के सोती हैं। तो धौली सोएगी मन के जोश के साथ। अब देखिए धौली हो गया, सोपारा हो गया, एरगुर्डी हो गया, गिरनार हो गया, मानसहरा हो गया, जोगड़ हो गया, शाहबाज गड्डी हो गया और आपकी कलसी हो गया। ये 16 स्थान हैं। 8 स्थान हैं। और यहाँ पे लेख कितने? 14 लेख हैं। तो ये भारत के 8 स्थान ऐसे जिनको महाशिलालेख कहते हैं। इसमें 2 ऐसे जिनकी खरोष्ठी लिपि, बाकी सबकी लिपि कौन सी है? ब्रह्मी लिपि है। तो पूरे भारत में एक जन सामान्य भाषा थी। देखिए भाषा, पूरे भारत की जन सामान्य भाषा थी प्राकृत भाषा। तो अशोक के अभिलेख जो है कौन सी भाषा में भारत में? अधिकतर प्राकृत भाषा में। ये भाषा है प्राकृत भाषा अशोक के अभिलेखों की। तो उत्तर राइट हो गया, प्राकृत भाषा। सामान्यतः अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? प्राकृत भाषा है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। कौन सा कथन असत्य है? अभिलेखों पर प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का लेखन किया गया। अब देखिए अशोक के अभिलेख किसके हैं? अशोक के अभिलेख बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है, जैसा कि बात कर चुके हैं हम। क्या सवाल है? प्राचीन भारत का पहला शासक जिसने क्या किया? पत्थर की पट्टिकाओं पर राजकीय आदेश जारी किए। राजकीय आदेश ही जारी नहीं किए, बल्कि अशोक ने एक नीति अपनाई थी 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के बाद। उसको धम्म की नीति कहते हैं। धम्म का मतलब है नैतिक कल्याण का मार्ग। धम्म यानी नैतिक कल्याण का मार्ग। नैतिक कल्याण के मार्ग के जो आदेश जारी किए थे, उन आदेशों का पालन करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया था, जिसको धम्मामात कहा गया।
धम्महा मात कहा गया। तो धम्मा मात को जो भी आदेश दिए वो भी इन्होंने शिलाओं पर ही उत्कीर्ण करवाए, शिलाओं पर ही लिखाए थे। तो अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने सारे आदेश है, राजकीय आदेश है, वो सब पट्टिकाओं शिलाओं पर जारी किए। अब अधिकतर जो अशोक के अभिलेखों की भाषा है वो कौन सी है? प्राकृत भाषा है। कौन सी है? प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा नहीं है। संस्कृत की जो लिपि थी वो ब्रह्मी लिपि थी। चलिए अगला कथन देखते हैं। अशोक का नाम पाली भाषा में मिलता है। मिलता है क्या? नहीं, पाली भाषा में नहीं मिलता है। अशोक का नाम प्राकृत भाषा में मिलता है। कौन सी भाषा में मिलता है? प्राकृत भाषा में मिलता है। कौन, क्या नाम मिलते हैं? दो नाम मिलते हैं। कौन से? एक है पियदस्सी, पियदस्सी। दूसरा कौन सा है? देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय। ये दोनों ही अशोक के पर्यायवाची हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्राकृत के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया क्या? हाँ, प्राकृत के साथ अन्य शब्द भाषाओं के प्रयोग हुए हैं, बिल्कुल हुए। प्राकृत जन सामान्य भाषा थी, ये बात भी सही है, बिल्कुल प्राकृत जन सामान्य भाषा थी। राज्यों का उदय, नगरों का निर्माण। देखिए इस समय जो घटनाएं घटित हुई हैं, इस समय कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उन सब का उल्लेख किया गया है। तो नगरों का निर्माण हुआ क्या? यहां नगरों का निर्माण हुआ। क्या राज्यों का उदय हुआ? ये थोड़ा सवाल अलग है, ये सवाल, इसके ऑप्शन थोड़े अलग हैं। सवाल क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये सवाल क्या है मैं बता देता हूं। ऊपर के ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, दूसरा गलत है, यानी सी और डी सही है। पूछा क्या है? असत्य पूछा है। हमें क्या देखना है? असत्य। तो असत्य कौन सा हो गया? पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, ये दो असत्य हो गए। ये दो असत्य हैं। क्यों? प्राकृत है लेकिन संस्कृत उस समय भाषा प्रचलित नहीं थी, संस्कृत के नहीं है। उसके बाद में अशोक के नाम पाली, पाली नहीं प्राकृत में है, ये भी ध्यान है। इसका मतलब ये दोनों कथन असत्य हैं। प्राकृत के साथ अन्य भाषाओं के शब्द थे, अन्य भाषाओं के शब्द तो थे लेकिन भाषा पूरी नहीं थी, ये ध्यान में रखना है। प्राकृत जन सामान्य भाषा थी, बिल्कुल जन सामान्य भाषा थी, इसलिए आदेश प्राकृत में ही जारी किए जाते थे। ये अब ये क्या है? ये ऑप्शन किसके हैं? ये ऑप्शन बता रहे हैं कि छठी शताब्दी में जो परिवर्तन हुआ है। देखिए कौन सी शताब्दी? छठी शताब्दी। छठी शताब्दी, छठी शताब्दी में क्या परिवर्तन हुए? राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। राज सत्ता आई है, महाजनपद हुए हैं। क्या हुए? महाजनपद, महाजनपद। तो ये परिवर्तन होने के साथ साथ और कौन कौन से परिवर्तन छठी शताब्दी में हमने देखे हैं वो देखना है। देखिए तो पहला है, पहला परिवर्तन क्या है? राज्यों का उदय। बिल्कुल राज्यों का उदय हुआ है, जैसे हरेक वंश का उदय हुआ है, शिशुनाग वंश का उदय हुआ है, नंद वंश का उदय हुआ है, मौर्य वंश का उदय हुआ है। तो ये क्या है? नए राज्यों का 16 महाजनपद की बात की है, 16 महाजनपद। नगरों का निर्माण हुआ क्या? बिल्कुल छठी शताब्दी में नए नगर निर्मित हुए, जैसे इंद्रप्रस्थ निर्मित हुआ कुरु जनपद के अंदर, काशी में वाराणसी उस समय निर्मित हुआ, वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे। तो बहुत सारे नगरों का निर्माण हुआ, ये बात भी सही है। लोहे का बढ़ता प्रयोग किया, हाँ बिल्कुल, लोहे, इस समय लोहे का प्रयोग हुआ, लोहे के फालयुक्त हलों का प्रयोग हुआ, कृषि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि आई और कई प्रकार के लोहे के उपकरण भी बनाए गए, ये बात भी सही है। क्या इस समय सिक्कों का विकास हुआ? बिल्कुल, सिक्कों का भी विकास हुआ, जैसे मौर्य काल में कारसार्पण सिक्के थे, नंद वंश के काल में भी पहले स्वर्ण मुद्राओं के सिक्के थे, उसके बाद में कुषाण काल में स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक आई, तो सिक्के भी इसमें आए। सबसे पहले आहत मुद्राएं आई थी, बिल्कुल सही बात है। नवीन दार्शनिक विचारों का उदय भी हुआ का, बिल्कुल ये बात भी सही है। कौन से? जैसे महावीर स्वामी, छठी शताब्दी में महावीर स्वामी। महावीर स्वामी किस परंपरा को प्रतिपादित करते हैं? जैन। जैन, जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जिन का अर्थ है विजेता, यानी जिन्होंने सांसारिक वृत्तियों को जीत लिया है वो जैन है, महावीर स्वामी। दूसरे कौन से? महात्मा बुद्ध, महात्मा, महात्मा बुद्ध। तो ये दार्शनिक हुए, जैसे जैन दर्शन का उदय हुआ, बौद्ध दर्शन का उदय हुआ। इसके समकक्ष और भी, जैसे मक्कली गोसाल है, भौतिकवादी दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन का उदय हुआ है। ऐसे कई प्रकार के दर्शन, चारवाक दर्शन, उस समय विश्व यूनान के अंदर जो चारवाक दर्शन आया था, तो जरथुष्ट के सिद्धांत आए थे, ऐसे कई सारे दार्शनिक है उस समय उत्पन्न होते हैं। तो ये बात भी सही है। इसका मतलब ये हुआ कि छठी शताब्दी में होने वाले जो परिवर्तन है वो सभी सही है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ दो सवाल है, एक है कौन सा कथन असत्य है, दूसरा कथन है छठी शताब्दी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ सभी सही है, ये सारे कथन सही है। आपको भी सवाल पूछ सकते हैं अलग, छठी शताब्दी में होने वाले कोई 4 परिवर्तन लिखिए, तो हमें क्या लिखना है कि इस समय नए राज्यों का उदय हुआ है, इस समय नए नगरों का निर्माण हुआ है, इस समय लोहे का प्रयोग बढ़ा है, इस समय सिक्कों का विकास हुआ है, इस समय नवीन दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं।
बौद्ध और जैन साहित्य खाली स्थान महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कितने महाजनपदों का उदय हुआ है, 16 महाजनपदों का। किसमें उल्लेख है? जैन और बौद्ध साहित्य में। अब देखिए जैन साहित्य कौन सा है? जैन साहित्य जैसा कि मैंने आपको बताया, जैन साहित्य को सूत्र साहित्य कहते हैं या आगम साहित्य कहते हैं। आगम तो कौन सा सूत्र है? भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बौद्ध साहित्य को क्या बोलते हैं? निकाय ग्रंथ कहते हैं। निकाय, कौन से निकाय में इसका उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अब 16 महाजनपदों के नाम याद रखने, बता दिया आपको। K फॉर M क्यूब, A क्यूब, V स्क्वायर, GSPC, इस फॉर्मूले को याद रखिए। K मतलब का पर 4 नाम है। कौन से हैं? कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, ये नाम हो गए, याद रखिए। मल, मत्स्य, मगध, 3 नाम ये हो गए। अवंती, अश्मक, अंग, 3 ये हो गए। वजी, वत्स, 2 ये हो गए। गांधार, उसके बाद है सूरसेन, उसके बाद है पांचाल, उसके बाद है चेदी। ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 महाजनपद के नाम याद रखने। 16 महाजनपद को मानचित्र में भी भरना आना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना है। K फॉर M क्यूब, A क्यूब, V स्क्वायर, GSPC। आपको 16 महाजनपदों के नाम याद रह जाएंगे। क्योंकि सवाल आता है कि कौन सा 16 महाजनपदों में शामिल नहीं है, फिर कोई अलग नाम आता है। अगर आपको 16 नाम याद नहीं है तो वो सवाल आपका गलत जाएगा, इसलिए 16 याद करने जरूरी है। नेक्स्ट सवाल, महाजनपदों के शासन में समूह, संघ, गणराज्य यूनानी भाषा में क्या कहा गया? देखिए यहां महाजनपदों का शासन है। महाजनपदों का क्या है? शासन। ये शासन 2 प्रकार का है। एक तो है राजतंत्रात्मक है ही, राजतंत्रात्मक, लेकिन कैसा है? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण। दूसरा है ग्रुप शासन, समूह शासन, समूह शासन। समूह शासन को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? संघ गण राज्य, संघ गण राज्य। ये कौन से थे? तो ये 2 थे। एक था वजी और एक था मल संघ गण राज्य और वजी संघ गण राज्य। एक में 8 राज्य और एक में 5-6 कुछ अलग होते गए, जुड़ते गए, ऐसे करके ये एक यूनियन बना था, संघ बना था और वो शासन चलाते थे। ऐसा ये इतिहासकारों ने क्या किया, इसका उदाहरण जोड़ दिया है यूनान से। यूनान के अंदर भी ऐसे समूह शासन होता था, समूह शासन जिसको संघ गणराज्य कहा गया। और यूनानी भाषा में इसको क्या कहा गया? इसको ओलिगार्की कहा गया। ओलिगार्की। विद्यार्थियों ध्यान देना, बोर्ड में सवाल पूछेंगे ओलिगार्की से क्या तात्पर्य है। तो 6ठी शताब्दी में जो संघ गणराज्य थे, वजी और मल संघ गणराज्य थे, उनकी शासन प्रणाली कैसी थी? समूह शासन प्रणाली। यानी एक राजाओं का समूह होता था और उनको समय दिया जाता था, भाई 6 महीने तक शासन करेंगे, इस तरह का। उसमें पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती है, इस तरह का शासन था। आप देखिए यहाँ क्या सवाल है? महाजनपद में शासन के बारे में समूह संघ गणराज्यों, यूनानी भाषा में क्या कहा गया? इसको ओलिगार्की कहा गया। क्या कहा गया? ओलिगार्की कहा गया। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए विद्यार्थियों, अभी आपके सामने जो एक बोर्ड पर चित्र दिख रहा है, एक बाड़मेर में बहुत विशेष अभियान जो अपने सरोकार क्लास ने शुरू किया है, वो है CUET, यानी आपका जो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम राष्ट्रीय लेवल का होता है, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय अभिक्षमता परीक्षा कहते हैं, जिसमें भारत में बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऐसे बहुत सारे आपके तमिलनाडु में भी है, पूरे भारत में विश्वविद्यालय हैं। उन विश्वविद्यालयों में बड़े स्तर पर यदि आपका प्रवेश होता है तो आप उच्च अध्ययन के लिए आगे बढ़ते हैं और निश्चित तौर पे आप शिखर पर पहुंचते हैं।
तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिस एग्ज़ाम का नाम है CUET। और ये CUET एग्ज़ाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा जो कोर्स है 12वीं का संपूर्ण पाठ्यक्रम उसी कोर्स में रहता है। और उसी निमित्त सरोकार क्लास आपके सामने लेकर के आया एक नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। कब प्रारंभ होने जा रहा है, याद रखिए, भूले नहीं, मार्च महीने का प्रथम सप्ताह, मार्च महीने का प्रथम सप्ताह जो है आपके लिए एक बड़ा ऑफर लेके आए हैं कि CUT की क्लास नियमित रूप से हो रही है। और विद्यार्थी हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस CUT के बैच में यदि आप आते हैं तो गारंटी के साथ हम आपको सेलेक्ट करके बताएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सवाल किस तरह के और कहाँ से पूछे जाते हैं हर विषय में। जैसे आपके हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जो भी विषय आपके हैं उन विषयों में से हम यहाँ आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत प्रैक्टिस करके भी करवाएंगे और अच्छा समझा के पढ़ा के भी करवाएंगे। तो बहुत अच्छा मटेरियल यहाँ से उपलब्ध होगा, इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने न दें, इसे चूकने न दें। इसी सरोकार के इस प्लेटफॉर्म में आप भी शामिल हो जाइए। देखिए क्या लिखा है, बैच की विशेषताएं, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग सभी के डोमेन की क्लासेस चलेगी, साप्ताहिक टेस्ट होंगे, अनुभवी फैकल्टी या विशेष की आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो आप एक काम जरूर करें, हाँ भले ही आप बोर्ड की तैयारी करें, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें, करिए आराम से। जो आप इस बैच में शामिल होना चाहते हैं तो अपने घर से या आपके पास फ़ोन होगा, उससे ये जो नंबर दे रखे हैं इन नंबर पे आप क्या करें, एक मिस कॉल कर दें अपने नंबरों का, या एक मैसेज भेज दें कि मैं CUT स्टूडेंट, और उसके बाद मिस कॉल करके छोड़ दें। तो एक तरीके से आप जुड़े हुए होंगे और तत्काल आपको सूचनाएं मिल जाएगी और आप इस बैच में जरूर शामिल हुए हैं। इस बात पर विशेष आप ध्यान दें। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं, समूह शासन से क्या तात्पर्य है। ग्रुप शासन, जिसको ओलिगोर्की कहा गया, अभी हमने देखा है, इसको क्या कहते हैं, ओलिगोर्की। यूनानी भाषा का शब्द है ओलिगोर्की, यूनानी भाषा का। इसका अर्थ है समूह शासन। समूह पुरुषों का या महिलाओं का हो सकता है। ये शासन कहाँ करते हैं, जनपद में। जन मतलब एक विशिष्ट वंश का व्यक्ति, विशिष्ट वंश का व्यक्ति। पद यानी कदम रखता है। कदम कहाँ पे रखता है, एक विशिष्ट भूभाग पर, विशिष्ट भूभाग पर, और अपना शासन स्थापित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जनपद कहते हैं। बोर्ड में ये परिभाषा पूछी जाती है। जनपद किसे कहते हैं, किसी विशिष्ट वंश का व्यक्ति किसी विशिष्ट भूभाग पर अपना पहला कदम रख के शासन स्थापित करता है, उसको जनपद कहते हैं। और ये जो शासन समूह के रूप में होता है तो उसको ओलिगार्की कहा जाता है। अब देखिए ऑप्शन क्या है, समूह शासन से क्या तात्पर्य है, सभी कुलों का संयुक्त शासन, सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। संघ गणराज्यों का दोहरा शासन होता है। सत्ता के केंद्रों का विकेंद्रीकरण होता है। अब देखिए ये सारे ऑप्शन इनसे मिलते हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सभी कुलों का एक संयुक्त शासन होता है, इसलिए इसको संघ गणराज्य कहते हैं। अब ये सारे इसके अंदर है, कैसे, सत्ता पुरुषों के, आप पुरुषों के भी होती है, महिलाओं की भी होती है, जरूरी नहीं केवल पुरुष रहे, महिलाओं के समूह भी होते हैं, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। संघ गणराज्यों का दोहरा शासन होता है। संघ गणराज्यों का जो इस शासन है ये दोहरा शासन होता है, लेकिन ये संघ गणराज्य है किसके, इन्हीं कुलों में से हैं। सत्ता के केंद्रों का विकेंद्रीकरण, सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। लेकिन जो समूह है वो किसका होता है, सभी कुलों का संयुक्त होता है। जैसे वजी संघ गणराज्य में कितने कुल मिले, वजी संघ गणराज्य में, वजी संघ गणराज्य में कितने, जैसे 8 कुल मिले हैं, कहीं पर 10 का भी उल्लेख मिलता है, 10 का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह का जो शासन होता है इसको हम क्या कहते हैं, समूह शासन कहते हैं। देखिए आगे का सवाल, महाजनपद शासन के संबंध में असत्य कथन क्या है। देखिए जो महाजनपद है, महाजनपद, उसके बारे में असत्य कथन क्या है। देखिए अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता है। बिल्कुल ये तो बात सही है। अधिकांश जनपद में एक राजवंश होता है, राजवंश होता है। और राजवंश में शासन कैसा होता है, राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक। दूसरा, कई राज्यों में समूह गण शासन होता है। बिल्कुल ये बात भी सही है, समूह गण शासन होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता है। एकमात्र संघ गणराज्य वजी था। देखिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा हो सकता है, यानी जैसे समूह में 8 या 10 क्या है, कुल है, तो इस कुल का एक मान लीजिए 2 माह समय दिया है, एक राजा 2 माह रहेगा, मान लीजिए 2 वर्ष रहेगा,
तो बारी बारी से उस समूह का जो एक व्यक्ति होगा, उस समूह का जो प्रमुख व्यक्ति होगा, उसको राजा बनाया जाएगा। ये बात भी सही है। क्या एकमात्र संघ गणराज्य वजी था? वजी नहीं था, मल भी था। ध्यान रखिए, भारत में 2 संघ गणराज्य थे प्राचीन काल में, 16 में से। एक कौन सा है? एक वजी और मल है। इसका मतलब असत्य कथन कौन सा हो गया? डी। अधिकांश महाजनपदों में राजा शासन करते थे। कई राज्यों में समूह गण शासन होता था। समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा बनता था। ये आपसे पूछेंगे महाजनपद के संघ गणराज्य की विशेषता। महाजनपद के संघ गणराज्य की विशेषता क्या है? कोई 4 विशेषता बताइए। तो पहली विशेषता क्या है? अधिकांश महाजनपदों में राजा का शासन होता है। फिर कई राज्यों में समूह शासन होता है, जिसको हम ओलिगार्की कहते हैं। फिर समूह का प्रत्येक व्यक्ति, उस समूह का जो प्रत्येक व्यक्ति, किसी को भी राजा बनाया जा सकता है जिसमें योग्यता है। उसके बाद में भारत में जो संघ गणराज्य वो 16 में से किसका उल्लेख हुआ है? वजी और मल का उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, महाजनपदों की शक्ति से तात्पर्य है। देखिए, कोई भी महाजनपद है, महाजनपद, ये सवाल बोर्ड का ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। महाजनपद, आपसे क्या पूछते हैं? इन महाजनपदों के अभिलक्षण पूछे जाते हैं। अभिलक्षण, अभिलक्षण। अब इन महाजनपदों के अभिलक्षण क्या होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली शर्त यह होती है कि एक महाजनपद है, उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित भूभाग है, भूभाग है। पहली शर्त ये। दूसरी शर्त क्या है? उस निश्चित भूभाग में क्या है? उसकी एक निश्चित राजधानी, निश्चित राजधानी, राजधानी, राजधानी का होना जरूरी है। राजधानी नहीं है तो महाजनपद नहीं है। उसके बाद उसकी और क्या खासियत है? किला या दुर्ग होना चाहिए, किला या दुर्ग होना चाहिए। और क्या है? उसके पास सेना भी होनी चाहिए, सेना भी होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण क्या है? और महत्वपूर्ण है व्यापार, ट्रेड। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उस जनपद के पास व्यापार भी होना जरूरी है। तो ये एक कोई भी महाजनपद होगा, जैसे मगध है, उदाहरण के तौर पे देखें मगध। और मगध में क्या हुआ? देखो, स्थायी राजधानी हुई। स्थायी राजधानी क्या हुई? स्थायी राजधानी पाटलिपुत्र हुई, पाटलिपुत्र। पहले क्या थी? राजगा थी, राजगा, राजगा थी। स्थायी राजधानी हुई, किला बना, राजधानी बनी। जो राजवंश आए, श्रेष्ठ राजवंश भी आए यहाँ पे, श्रेष्ठ राजवंश शासन करते थे, राजवंश, राजवंश। निश्चित राजधानी थी, भूभाग था, यहाँ की कर व्यवस्था भी थी, कर व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी थी। व्यापार व्यवस्था भी अच्छी थी, व्यापार भी अच्छा था। तो जैसे मगध समृद्ध बना। दूसरा ये कि ये गंगा और सोन के दुआब में था, दुआब क्षेत्र में था। उत्पादन अच्छा होता था, उत्पादन, कृषि उत्पादन अच्छा होता था। लोहे की उपलब्धता होती थी, लोहा मिल जाता था। उड़ीसा के जंगलों से इनको हाथी भी मिल जाते थे, जो परिवहन के लिए सेना में काम आते थे। तो ये इस तरह की सुविधाएं मिलने से ही शक्तिशाली जनपद बना। अब देखिए क्या विशेषताएं। प्राय एक स्थायी राजधानी का होना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, एक स्थायी राजधानी होनी चाहिए। किलेबंद राजधानी का होना जरूरी है, ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है, किलेबंद होना चाहिए। दुर्ग स्थायी होना चाहिए। स्थायी नौकरशाही, बिल्कुल, बिना नौकरशाही के तो कोई शासन चलता ही नहीं है। तो इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को, नौकरशाही, इनकी एक नौकरशाही, नौकरशाही तंत्र है। देखिए, मौर्य साम्राज्य में उल्लेख मिलता है कि 24 यहाँ के अधिकारी थे, 24 अधिकारी। मंत्री अलग थे, मंत्री अलग थे, लेकिन 24 अधिकारी थे। जैसे मान लीजिए भूमि का अधिकारी है, उसको क्या बोला गया? सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, अध्यक्ष कहा गया। मुद्रा का निरीक्षण करने वाला है, उसको रूप दर्शक कहा गया, रूप दर्शक के नाम से जाना गया। तो ऐसे कई, ये 24 पद थे। खान का प्रमुख है, खन का अध्यक्ष कहा गया। तो ऐसे बिना नौकरशाही के कोई शासन नहीं होता। स्थायी सैन्य तंत्र, हाँ, इसका भी होना बहुत ही जरूरी है। यानी सभी कथन सही है, सभी कथन सही है। सवाल पूछेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस बार बोर्ड में पूछा जाने वाला है। मगध की विशेषता पूछे तो ये है, और 16 महाजनपद की यानी जनपदों के अभिलक्षण पूछे तो ये ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट सवाल, जेम्स प्रिंसेप के संबंध में असत्य कथन। देखिए, आपको बता चुके हैं कि पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति कौन है? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन है? ये प्रिंसेप मुद्रा शास्त्री है, ध्यान रखें, मुद्रा शास्त्री। अभिलेखों का, मुद्राओं का, लिपियों का अध्ययन करने वाला है। कौन? जेम्स प्रिंसेप। और पहली बार जेम्स प्रिंसेप 1837 में एक शब्द पढ़ता है, पियदस्सी, पियदस्सी। उसके बाद में अशोक के अधिकांश अभिलेख यही पढ़ता है,
और 1838 में, ये 1838 में पूर्ण रूप से ब्रह्मी लिपि को पढ़ता है। ध्यान रखिए, 1838 में पूर्ण रूप से अशोक की अभिलेखों की ब्रह्मी लिपि को पढ़ता है। ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी, आरमाइक, यूनानी को तो पढ़ता ही है, लेकिन ब्रह्मी लिपि को पूर्ण रूप से पढ़ने का काम है 1837 में करता है कौन? जेम्स प्रिंसेप। अब देखिए क्या क्या बातें हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, बिल्कुल सही बात है, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इसको आर्कियोलॉजी विभाग में, पुरातत्व विभाग में मुद्रा शास्त्री के रूप में इसको नियुक्त किया था। मुद्रा शास्त्र के साथ साथ इसने क्या किया था? एपिग्राफी। एपिग्राफी क्या होता है? अभिलेख अध्ययन होता है। एपिग्राफी क्या बोलते हैं? अभिलेख अध्ययन। अभिलेख अध्ययन, अभिलेखों का इसने अध्ययन किया था और ये पुरालिपि का विद्वान था। पुरालिपि का भी इसने अध्ययन किया है। तो ये भी बातें जेम्स प्रिंसेप का ध्यान रखना है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में अशोककालीन ब्रह्मी लिपि का अर्थ निकाला। देखिए ये पॉइंट देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल रहा क्या? नहीं, ये बात गलत है। डायरेक्टर जनरल ही नहीं रहा, इसका तो अलेक्जेंडर कनिंघम रहे। कौन रहे? कनिंघम रहे। सर जॉन मार्शल रहे। कौन रहे? मार्शल रहे। और कौन रहे? आर.एम. व्हीलर रहे। आर.एम. व्हीलर ये रहे। तो अर्नेस्ट मैके रहे। अर्नेस्ट मैके रहे। लेकिन ये आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल नहीं रहे जेम्स प्रिंसेप, ये मुद्रा शास्त्री थे। तो 1838 में उन्होंने अशोककालीन ब्रह्मी लिपि का पूर्ण रूप से अर्थ निकाल लिया। खरोष्टी और ब्रह्मी लिपि को भी अर्थ निकाला। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, मुद्रा शास्त्री के रूप में आया। पहली बार एक शब्द पढ़ा 1837 में पियदर्शी। कौन सी लिपि में पढ़ा? ब्रह्मी लिपि में पढ़ा। तो ये ध्यान में रखना है जेम्स प्रिंसेप के बारे में। नेक्स्ट, मगध जनपद कहाँ स्थित था? देखिए, भारत का यदि हम मानचित्र देखते हैं, भारत के यदि हम मानचित्र को देखें तो यहाँ पे कौन सा है? मत्स्य जनपद है। मत्स्य जनपद कहाँ पड़ेगा? मत्स्य जनपद राजस्थान में पड़ेगा। राजस्थान जयपुर। विराटनगर कहाँ पे है? विराटनगर। इधर आपके पाकिस्तान में जाएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान में जाएंगे तो गांधार पड़ेगा आपकी। गांधार की दो राजधानी थी, एक पेशावर और एक तक्षशिला। उत्तर की ओर तुर्कमेनिस्तान के पास यहाँ पे कंबोज है। कंबोज पश्चिम उत्तर में सुदूर, जिसकी राजधानी हाटक है। हाटक ये जनपद है। इधर यदि हम आएंगे तो दिल्ली के अंदर कुरु जनपद है, कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। थोड़ा यहाँ ऊपर जाएंगे तो ये पांचाल जनपद है। पांचाल जनपद है। फिर आगे आएंगे तो काशी जनपद है, काशी है। उसके बाद इससे आगे आएंगे तो मल है। उसके बाद अंग है, यहाँ पे अंग है। उसके बाद यहाँ पे मगध है, मगध जनपद है। इधर आगे बढ़ेंगे उड़ीसा में तो चेदी जनपद है। तो मगध जनपद कहाँ है? मगध जनपद बिहार में है। कौन से राज्य में है? बिहार में है। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। जैसा कि मेगस्थनीज की इंडिका, किसकी? मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य कौन? चाणक्य अर्थशास्त्र। इन दो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। तो पाटलिपुत्र का नाम क्या था पुराना? पोलीबोथ्रा। इसको इससे पहले भी संस्कृत में पोटिल ग्राम कहते थे। पोटिल ग्राम है कहाँ? बिहार में। वर्तमान नाम क्या है? पटना है। ध्यान में रखना, बोर्ड में पूछा है। आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक किस राज्य में? बिहार में। दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जिसको ध्यान में रखना है, अस्मक जनपद, जिसकी राजधानी पोटन या पोटनी है। पोटन कई बार पूछा गया है। यहाँ पे है उज्जैन मध्य प्रदेश में। उज्जैनी कहते हैं। उज्जैनी किसकी राजधानी है? अवंती। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अवंती बड़ा था इसलिए इसको प्रसिद्ध माना जाता है। अब देखिए, मगध महाजनपद कहाँ स्थित है? मगध महाजनपद बिहार राज्य में है। तो ये थोड़ा आपको मैप में सारी चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, मगध की समृद्धि के उचित कारण अभी हमने चर्चा कर ली है, बात कर ली है। गंगा और सोन नदी के दो बीच के नदियों के उपजाऊ भूभाग में दोआब में स्थित है। लोहे की खदानों की उपलब्धता थी। यहाँ पे लोहा आसानी से मिल गया। हाथियों की जंगलों से, उड़ीसा के जंगलों से उपलब्धि हो गई थी।
श्रेष्ठ राजवंशों का यहाँ पर ये शासन था, यानी सभी उत्तर सही है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, इसको मगध की समृद्धि के कारण ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट सवाल, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद आपको बता दिया है, कौन सा है? अस्मक जनपद है, जिसकी राजधानी क्या है? पोटन या पोतनी है, पोतनी, ये ध्यान में रखना है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है, उज्जैनी। उज्जैनी मध्य प्रदेश में है, अवंती, ये ध्यान में रखना है। अंग बिहार में है, अंग की राजधानी चंपा है, चंपा है। पांचाल जनपद आपके उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से लगता हुआ, कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला है पांचाल जनपद, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पे उल्लेख किसकी बात की है? दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अस्मक जनपद। देखिए नेक्स्ट सवाल, जनपद और राजधानी सुमेलित कीजिए, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी है, ये नल नहीं, ये मल है, मल। मल की राजधानी क्या है? अभी बता दिया आपको, चंपा है। वजी संघ गणराज्य, वजी की राजधानी वैशाली नहीं है, वजी की राजधानी वैशाली नहीं है। वजी अलग है, वजी तो उत्तर प्रदेश सॉरी बिहार में है, बिहार में। वजी एक संघ गणराज्य, बिहार में संघ गणराज्य, संघ गणराज्य, गणराज्य। वैशाली कहाँ है? वैशाली उत्तर प्रदेश में है, एक राज्य है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश पहले बिहार में था, अब मानचित्र में ये वैशाली उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना कि ये सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? ये उत्तर राइट ये हो गया, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित। नेक्स्ट सवाल देखिए, वह जनपद सुदूर पश्चिमोत्तर में, बता दिया आपको मानचित्र में, फिर भी बता देता हूँ, ध्यान में रखना है। पश्चिमोत्तर में तुर्कमेनिस्तान में एकमात्र जनपद है कंबोज, कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। कंबोज किसके लिए प्रसिद्ध है? व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। चीन से रेशम आता था, चीन से रेशम आता था, जिसका नाम था चिनासुक रेशम, चिनासुक रेशम। और भारत से रेशम जाता था, भारत से रेशम जाता था, भारत से मलमल जाता था। क्या नाम है? मलमल, मलमल रेशम, मलमल। ये रेशम और ये रेशम दोनों जाकर के कंबोज के अंदर मिलाए जाते थे और मिश्रित करके इसको यूनान के व्यापार में बेचा, स्थल मार्ग से यूनान में ले जाके व्यापार करते थे। और इसके बदले में क्या आता था? सोना आता था, सोना। इसलिए कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन? कनिष्क, कनिष्क, जिन्होंने किसका विकास किया? सिल्क रूट का विकास किया, सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग, रेशम मार्ग का विकास किया। और इस रेशम के बदले क्या आता था? स्वर्ण आता था। इसलिए पहली बार भारत में शुद्ध मुद्राएं, शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण वंश के शासकों ने चलाई। लेकिन कुषाण वंश के पहले जो शासक थे, कुजुल कड़फिशियस के बेटे थे विम कड़फिशियस प्रथम, विम कड़फिशियस प्रथम, जिन्होंने ये इस तरह की मुद्राएं जारी की थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंबोज प्राचीन काल में व्यापार के लिए रहा है। गांधार की 2 राजधानियां रही है, तक्षशिला, एक राजधानी तक्षशिला रही है, एक पुरुषपुर जिसको पेशावर कहते हैं वो रही है। कुरु प्रसिद्ध है, आगे हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, उसमें कुरु ही है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इनकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, प्रस्थ। हस्तिनापुर जिसको हम कहेंगे आगे, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर। तो ये कुरु जनपद प्रसिद्ध रहा है। पांचाल नेपाल से लगता हुआ, अभी बताया, सबसे बड़ा जनपद माना जाता है पांचाल, भौगोलिक क्षेत्र से बड़ा जनपद माना जाता है पांचाल जनपद। आगे देखिए अगला सवाल, पुष्कलावती किस जनपद की उपराजधानी थी? देखिए पुष्कलावती किसको कहते हैं? पेशावर को, पुष्कलावती, पुष्कलावती, कलावती किसको कहते हैं? पेशावर को कहते हैं। गांधार, गांधार की 2 राजधानियां थी, एक पेशावर और दूसरी तक्षशिला। कौन सी? तक्षशिला, तक्षशिला भी गांधार की राजधानी थी। आई छत्रपुर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, आई छत्रपुर। आई छत्रपुर में क्या है? महाभारत कालीन, महाभारत कालीन मिट्टी की पट्टिकाओं पर, पट्टिकाओं पर, पट्टिकाओं पर महाभारत के चित्र उत्कीर्ण है, महाभारत के चित्र है, महाभारत के दृश्य है। विशेष करके कौन सा दृश्य है? भीष्म पर्व है, जो भीष्म पर्व, छठा पर्व है महाभारत का, भीष्म पर्व। इसमें अर्जुन को उपदेश देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण
इस तरह का जो है अहिच्छत्रपुर में उल्लेख मिलता है। तो हमें ध्यान में रखना है पुष्कलावती किसकी राजधानी है? पुष्कलावती गांधार जनपद की दूसरी राजधानी है। पुष्कलावती को क्या कहते हैं? पेशावर भी कहते हैं, लेकिन यह प्राचीन नाम है, जो प्राचीन नाम क्या है? पुष्कलावती है। और आगे की बातें हम इस पार्ट में कल करेंगे। अभी बहुत सारा इस पार्ट में बहुत बड़ा मैटर है, तो इन प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।